कि अचानक से यूरोपियन यूनियन आज अपने को एक ऐसी स्थिति में पाता है कि उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसे ट्रस्टवर्दी और लाइक माइंडेड पार्टनर्स वर्ल्ड में मिलें। अब टैरिफ्स होने पर और कम होने पर इन प्रोडक्ट्स को जो है उनके दाम गिरेंगे और उनकी वहां पे जो है डिमांड बढ़ेगी। बट यूरोप के साथ जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी म्यूचुअली बेनिफिशियल है। मैं कहूँगी यूरोप के लिए भी फायदा है और इंडिया के लिए भी फायदा है। ट्रम्प इतने ही अनिश्चित हैं जितनी अनिश्चितता होती है कि वो कब क्या कहेंगे क्या करेंगे, इसके बारे में आप कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। जयशंकर साहब हमेशा कहते हैं कि हम सिर्फ इंटरेस्ट की राजनीति नहीं करते, हम वैल्यूज बेस्ड इंटरनेशनल रिलेशंस पे विश्वास रखते हैं। कई देश ऐसे हैं जो भारत के रशिया के तेल खरीदने से नाखुश हैं या संबंध नहीं रखना चाहते। यूरोपियन यूनियन एक ऐसी इकाई या संघ है जिसके साथ हमारे रिश्ते काफी अच्छी और मजबूत रहे। मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से चर्चित भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार समझौते पर मुहर लग गई है और इस डील के साथ ही दुनिया की 2 अरब आबादी के ट्रेड रिलेशंस और भी गहरे हो गए हैं। और एक तरफ अमेरिका है जो टैरिफ, दबाव और अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहा है, दूसरी तरफ यूरोप है जो अब नए भरोसेमंद साझेदार दोस्त खोज रहा है। और ठीक इसी बीच भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA की डील डन हो चुकी है। इसे यूरोप स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी बता रहा है और भारत के लिए इसे कहा जा रहा है लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। लेकिन इस डील को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप जानना समझना चाहते हैं, जैसे क्या ये डील अमेरिका के लिए सीधा झटका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर कोई जवाबी एक्शन ले सकते हैं? क्या यूरोप के करीब जाने से रूस नाराज होगा? चीन को भारत क्या संदेश दे रहा है? और सबसे जरूरी बात यह कि क्या इस डील से आम भारतीय को सच में कोई फायदा मिलेगा? इन्हीं सभी सवालों पर आज हमारे साथ जुड़ी हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा मैम। डॉक्टर शीतल मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स पर। नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं एक ही सवाल में 3 बातों को जानना समझना चाहूँगा। भारत की पोजीशनिंग के हिसाब से ये डील कैसी है? आम आदमी के जीवन में क्या ये डील लेकर आएगी फायदा या नुकसान? और तीसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नाराज होगा, ये तो तय है, किस हद तक जा सकता है? ये काफी बड़े सवाल पूछे हैं रविंदर आपने। चलिए इनका एक एक करके हम इनको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो डील और इसमें भारत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अब मैं आपका ध्यान एक ऐसे स्टेटमेंट पर लाऊंगी जो 2002 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। 2002 में इंडिया EU बिजनेस लीडर्स समिट चल रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपियन संघ के बीच में बहुत सी सिमेट्रीज हैं। देयर आर मेनी सिमेट्रीज बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन और हमारी काफी कन्वर्जेंस ऑफ वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो काफी एक से हैं। पर कहीं ना कहीं जो हमारे रिश्ते हैं वो इतने गहरे और मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। तो ये उन्होंने 2002 में कहा था, जबकि उस समय हमारा सिर्फ 6 दशक पुराना नाता था यूरोपियन संघ के साथ। आज 20-22 वर्ष बाद उस चीज के हम 2026 में यदि देखें कि हमारा और EU का जो FTA जिसके ऊपर काफी सहमति बन चुकी है और कुछ दिनों में साइन भी हो जाएगा, इतना समय क्यों लगा? इसको इतना समय क्यों लगा और ऐसे क्या रीजंस हैं अब रविंदर जी जो इसको हम ये देख रहे हैं कि इसको इतनी जल्दी से करार को साइन करने की कोशिश की जा रही है? इसके 2 पहलू हैं। एक, आप इसको आर्थिक दृष्टि से देख सकते हैं और दूसरा जो है वो जियोपॉलिटिक्स की नजर से देख सकते हैं या अंतरराष्ट्रीय राजनीति कूटनीति की तरह से देखा जा सकता है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये एक पहलू है। भारत और यूरोपियन यूनियन जो है दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। यदि यूरोप का साइज देखें, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी जो है वो तकरीबन 22.5 बिलियन USD की इकोनॉमी है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड है। तो यदि हमारा इस पे करार जो बना है, जो FTA है, वो हमें एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी मार्केट की एक्सेस देगा। हालांकि भारत जितनी बड़ी मार्केट नहीं है, बट एटलीस्ट भारत की 40% तो आप समझ ही लीजिए। पर इसमें इतना समय क्यों लगा? क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज थे, बहुत से ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे सहमति बननी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। पर अब अचानक से इतनी तेजी में ये सहमति कैसे बनाई गई है? क्या प्रेशर थे? क्या ये प्रेशर 15-16 साल से नहीं थे? तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अचानक से यूरोपियन यूनियन आज अपने को एक ऐसी स्थिति में पाता है कि उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसे ट्रस्टवर्दी और लाइक माइंडेड पार्टनर्स वर्ल्ड में मिलें। और उसमें भारत जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। लाइक माइंडेड पार्टनर
ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स की यूरोप को क्यों जरूरत पड़ी है? देखिए, यूरोप की अगर हम कंडीशन देखें, हाल फिलहाल में 4 वर्ष होने को आए हैं यूक्रेन और रशिया युद्ध को शुरू हुए, ऑलमोस्ट 4 वर्ष के हैं। ट्रांसएटलांटिक ट्रीटी जो है नाटो को ने पूर्ण रूप से दरकिनार कर दिया गया। पहले तो फंडिंग की बात की गई कि भाई बजट बढ़ाया जाए, उसके बाद अब नाटो की डील के रहते एक नाटो मेंबर के ऊपर कब्जा करने की बात है ग्रीनलैंड की। यदि आप ग्रीनलैंड को देने में आनाकानी करते हैं तो आप याद रखेंगे या आपके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा चाइना जो है से सप्लाई चेन डिसरप्शन है, चाइना की जो सपोर्ट रशिया को है, ये सारी चीजों के चलते अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी हैं यूरोपियन यूनियन को। रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा था, इसके कारण राइट विंग पॉलिटिक्स का काफी रुझान हुआ, उसके बाद ब्रेक्सिट हुआ, तो कई शॉक्स नेशनल भी, इंटरनेशनल भी, डोमेस्टिक भी यूरोपियन यूनियन ने झेले। पर ये जरूर कहूंगी कि यूरोपियन यूनियन ने बड़ी संतुलन बनाए हुए उनको बड़े अच्छे से चुनौतियों को फेस भी किया है। तो अब ऐसी स्थिति में जहां पे बहुत सा क्राइसिस और हेडविंड्स जिसको कहा जाता है, जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स यूरोपियन यूनियन फेस कर रहा है, ऐसे में इसको ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स की जरूरत है। ऐसे पार्टनर्स की जरूरत है जिनके ऊपर वो भरोसा कर सके, उनके संबंध अच्छे बना सके और अपनी इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए बना सके। ऐसा नहीं कि आप हमारी शर्तों पे व्यापार करेंगे, अमेरिका की तरह तो करेंगे वरना हम नहीं करेंगे। तो और परिपक्व राजनीति और ऐसे ही पार्टनर्स की यूरोप को जरूरत है, जिसके चलते ये ट्रेड डील अब फाइनल मुकाम तक पहुंची है। तो अब इस ट्रीटी से, इस एग्रीमेंट से भारत के लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए, भारत के लोगों को फायदा पहुंचते पहुंचते कुछ तो समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज डील हुई और कल ये फायदे होने लग जाएंगे। पहले तो डील को सारे मेंबर स्टेट्स रेटिफाई करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ की लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होगा, उसके बाद सर्कुलेट होगा, इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स उसको रेटिफाई करेंगे, फिर साइनिंग का एक लंबा प्रोसेस है जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है। अब भारत में क्या फायदा होगा? यदि एक कृषि के क्षेत्र का मैं उदाहरण लूं, जो कि कृषि का यदि हमारे साथ यूएस का एफटीए साइन होता तो उसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जैसे कि कॉर्न है, सोया है, कुछ ऐसे हैं सेक्टर्स जहां पे भारत अगर यूएस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता साइन तो उसको दिक्कतें आती। बट यूरोप के साथ जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी म्यूचुअली बेनिफिशियल है। मैं कहूंगी यूरोप के लिए भी फायदा है और इंडिया के लिए भी फायदा है। और इसमें ये है कि जो वस्तुएं हम वहां से आयात करेंगे वो भारत में इतनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हिट नहीं करने वाली हैं। और जो हम यहाँ से निर्यात करेंगे जैसे सी फूड है या प्राइमरी फिशरीज हैं, इन सब में इतना झटका भारत को नहीं लगेगा और ना ही वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगेगा। तो ये मुनाफे का डील है। दूसरा, अगर आप देखें तो भारत की जो अपैरल इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गारमेंट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, वो अभी तक उन कंट्रीज के साथ कंपीट कर रहे थे जिन पे टैरिफ्स कम थे यूरोपियन यूनियन की तरफ से। फॉर एग्जांपल, रेडीमेड शर्ट है या रेडीमेड ट्राउजर है तो वो बांग्लादेश में बनी या कंबोडिया, वियतनाम में बनी ट्राउजर से बनिस्बत 10% महंगी बिकती थी। अब टैरिफ्स होने पर और कम होने पर इन प्रोडक्ट्स को जो है उनके दाम गिरेंगे और उनकी वहां पे जो है डिमांड बढ़ेगी। तो क्षेत्र है। इसके अलावा वाइन है, बेवरेजेस है, वहां से आप फ्रूट जूसेस को इंपोर्ट करेंगे, तरह तरह की चीज करेंगे। और ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी बातें होती हैं, बट ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर थोड़ी रियायत दी गई है टैरिफ्स में तो उसके साथ एक कैपिंग भी है कि इससे ज्यादा यूनिट्स नहीं और इससे कम की काम नहीं। तो वो जो है इंडियन डोमेस्टिक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को भी इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा और दोनों के लिए बेहतर है। अमेरिका की तरफ से इस डील से पहले एक रिएक्शन आया यूरोप के लिए। उनको एक तरह से वार्निंग दी गई कि भाई आप एक ऐसी डील उस देश के साथ करने जा रहे हो जो कि रूस से तेल खरीदता है, मतलब रूस को पैसा देता है और उस पैसे से रूस लड़ाई लड़ रहा है आप लोगों के खिलाफ। अब ये तो निश्चित है, ये तो तय है कि अमेरिका नाराज हो चुका है इस डील से। अब इसको किस तरह से समझें कि यूरोप पर और सबसे बड़ी बात भारत पर अमेरिका इस डील के बाद किस तरह के एक्शन ले सकता है, किस तरह का दबाव डाल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि किस तरीके का दबाव डाल सकता है और एक्शन ले सकता है, उसमें तो हम देख ही रहे हैं पिछले गत 5-6 महीनों से जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के ऊपर बहुत से प्रेशर्स डाले हैं, जिसके चलते आप टैरिफ देखिए 50% है, ये है। दो महीनों तक, आई थिंक अगस्त और सितंबर में या सितंबर अक्टूबर में तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे यूरोप यूएस को, वो काफी कम भी हो गए थे।
तो इसके चलते देखिए खलबली तो ज़रूर मचती है जब 2 बिग एंटिटीज़ आई वुड से जो साथ आती हैं किसी सही दिशा में चलती हैं या कोई सहयोग या करार का और संधि करती हैं। पर जहाँ तक कि यूएस की बात है, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ट्रम्प इतने ही अनिश्चित हैं जितनी अनिश्चितता होती है, कि वो कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में आप कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये तो बिल्कुल अटकलों के बाज़ार की तरह है। दूसरा क्या नाटो या यूरोपियन यूनियन ने खुद भी सोचा था कि ट्रम्प किसी दिन कहेंगे मैं तो ग्रीनलैंड ही लूँगा। अब उनका उसमें जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक जो भी इंटरेस्ट है, पर ये तो नाटो की अपनी ही कॉन्फ़िगरेशन के खिलाफ है, ये तो नाटो को इम्प्लोड करने वाली बात है। तो यूरोपियन यूनियन तो इसके लिए कहीं तैयार ही नहीं था। यहाँ तक भी मान लीजिए कि चलिए रशिया युद्ध नहीं खत्म करा पाए या आप ये समझ लीजिए कि नाटो के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया कि भई नाटो तो हमारे पे बर्डन है। बट नाटो को अंदर से ही खोखला कर देना तो कोई अनिश्चितता इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इस तरह की जो संधियाँ हैं, करार हैं, ये दूसरी एंटिटीज़ को एक मैसेज देते हैं, थोड़ा अनईज़ी करते हैं। बट क्या आप सोचिए यदि हम यूएस के साथ साइन करेंगे तो क्या यूरोपियन यूनियन परेशान होगा? उसमें हमें ये देखने की आवश्यकता थोड़ी कम होती है कि किसको कितना असर हो रहा है। ये ज़रूर होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि आपको अपने इंटरेस्ट को देखना पड़ता है, कहीं 2 एंटिटी ज़्यादा क्लोज़ ना आ जाएँ तो आपके हितों का कोई नुकसान ना हो। ये इक्वेशंस तो बैकग्राउंड में चलती हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है रविंदर जी वो ये है कि भारत का इसमें क्या हित है। भारत के हित के बारे में मैं ये भी कहूंगी कि जयशंकर साहब हमेशा कहते हैं कि हम सिर्फ इंटरेस्ट की राजनीति नहीं करते, हम वैल्यूज बेस्ड इंटरनेशनल रिलेशंस पे विश्वास रखते हैं। तो भारत ने जो आज तक किसी का नुकसान नहीं किया है, किसी पे एग्रेशन नहीं है, किसी तरीके की देखिए हेजिमनी नहीं है। हम काफी बड़ी ताकत हैं बट हमने कभी भी अपने से छोटी कंट्रीज को इस तरीके का कोई भी नुकसान, धमकी या कोई भी इस तरीके का प्रेशराइज नहीं किया है। भारत अपने इंटरेस्ट को देखता है, दूसरे कंट्रीज के इंटरेस्ट को देखता है। यदि ये डील इतने वर्षों से अंजाम तक नहीं पहुंची थी तो वो इसीलिए नहीं थी कि भारत अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसीज के हित को देख रहा था, ना कि इससे किसको क्या परेशानी होगी। तो अभी हमें फोकस इस पे रखना चाहिए कि भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध इससे कैसे होंगे। पिछले कई वर्षों हाँ जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि जिस तरह से रूस और यूरोप के बीच में अनबन चल रही है और रूस भारत का एक बहुत पुराना दोस्त रहा है, रूस कैसे इस डील को देख रहा होगा? और दूसरी तरफ ये भी कि यूरोपियन यूनियन ने चाइना की जगह एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर इंडिया को देखा है। तो भारत और यूरोप के देशों के साथ आने से क्या रूस और चाइना नज़दीक आएंगे? भारत इसको किस तरह से ये कहें कि बैलेंस कर सकता है? देखिए भारत की बड़ी अच्छी और विचित्र तो नहीं कहेंगे आप, भारत की बहुत अच्छी फीचर ये है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखता है। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ उस समय आप देखिए यूएसए और यूरोपियन यूनियन की तरफ से कितना प्रेशर था भारत के ऊपर कि हम इस युद्ध को इसका खिलाफ बोलें और एक तरीके से वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ साइड करें या उनके पक्ष में खड़े रहें। भारत ने उस समय भी एक यही रास्ता अपनाया कि भाई शांति ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए, युद्ध किसी तरीके का वो नहीं है। भारत के ऊपर ट्रम्प ने आके बहुत सारे प्रेशर्स डाले, टैरिफ के लिए डाले। हाँ, यूरोपियन यूनियन में भी और यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट में से भी, इसकी इकाइयों में भी कई देश ऐसे हैं जो भारत के रशिया के तेल खरीदने से नाखुश हैं या संबंध नहीं रखना चाहते। पर देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने फिर भी उस चीज को दरकिनार करते हुए भारत के साथ एफटीए में आगे बढ़ने की कोशिश की है। रशिया के साथ भी भारत के बहुत पुराने संबंध रहे हैं और रशिया ये भी जानता है कि भारत यूएस से भी अच्छे संबंध रखता है, यूरोपियन यूनियन से भी रखता है और चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट होने के बावजूद भी। तो रविंदर जी जो ये अंतरराष्ट्रीय बिसात आप कह लीजिए जो ये बिछी होती है, इस पे ये एकदम आउटराइटली नहीं है कि वो नाराज हो गया तो हम खुश हो जाएंगे, हम खुश हैं तो वो नाराज हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि सभी जो देश हैं वो अपना हित बैलेंस करके चलते हैं। यदि देखी जाए तो ग्रेट पावर राइवलरी में भी चाइना और यूएस का नाम है, पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन्हीं 2 कंट्रीज के बीच में है। तो ये समझने की बात रहती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी ग्लोबल पोस्चरिंग क्या है, आपकी ग्लोबल पोजीशन क्या है और आप वर्ल्ड ऑर्डर को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यदि आप इन चारों की बातें करें को संज्ञान में लेंगे तो समीकरण बहुत अलग आते हैं। हाँ ठीक है, वो हमें ह्यूमन राइट्स पे बोलते हैं, रशिया के साथ संबंध रखने पे थोड़ा खलिश है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम एक इतनी बड़ी डील को जो दोनों देशों के भविष्य को तय करेगी काफी हद तक उसको दरकिनार कर दें।
क्या भारत यूरोप पर पूरी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए विश्वास कर सकता है? कल को ऐसा ना हो कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच में फिर से संबंध सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए और फिर भारत को पछताना पड़े? एटलीस्ट एक बात मैं ये कहूंगी कि यदि आप भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों को देखेंगे तो वो निरंतर ही उनका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, मजबूत रहे हैं, भले गहरे ना हो, अच्छे रहे हैं, मतलब कभी कोई परेशानी नहीं रही है। और जैसा आपने कहा कि कल को अगर यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के संबंध फिर से अच्छे हो गए तो क्या भारत को कोई परेशानी होगी? पहले क्या संबंध अच्छे नहीं थे? जब अच्छे थे या नहीं थे? हमारे संबंध जो है यूरोपियन यूनियन के साथ वो इंडिपेंडेंट यूरोपियन यूनियन एंड यूएस रिलेशंस को देखा और समझा जाना चाहिए। जितना बड़ा डायस्पोरा हमारा भारत का यूएस में है उतना ही तकरीबन हमारा सारे यूरोपियन यूनियन देशों में कुल मिला के, जैसे यूके में काफी बड़ी तादाद में है, जितना हमारा व्यापार उनसे है उतना ही हमारा तकरीबन इनसे है। तो जो है एक परिपक्व मैच्योर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अगर संदर्भ से इसको समझा जाए तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट, यूरोपियन यूनियन एक ऐसी इकाई या संघ है जिसके साथ हमारे रिश्ते काफी अच्छे और मजबूत रहे हैं। और इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स के साथ भी, जैसे बड़ी जो स्टेट्स हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, अब तो यूके खैर बाहर है, इटली है, इन सब कंट्रीज से हमारे रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। यहाँ तक कि यूएस के साथ भी बहुत अच्छे रहे हैं, जो अभी ट्रम्प की थोड़ी बहुत निश्चितताओं के कारण हल्का फुल्के जो झटके लग रहे हैं, पर एटलीस्ट इतने बड़े नहीं है जितने कि यूरोपियन यूनियन अब फेस कर रहा है ग्रीनलैंड को लेकर और नेटो को लेकर। हाँ, चौथी बात ये है कि कहाँ चाइना की बात, देखिए चाइना बड़े कैलकुलेटेड मैनर में मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलता है कि ना इतना ढील भी देना और ना इतनी कसाई करना कि जहां पे आपके रिश्ते खराब हो। अगर आप भारत से ही देखिए, हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, वॉर भी रही है पास्ट में, पर अभी भी हमारा जो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है और हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। तो ये समीकरण रविंद्र जी बदलते रहते हैं पार्टनर्स के साथ, समय के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ और जरूरतों के हिसाब से। पर जो कॉमन है सब में, वो भारत का वैल्यू बेस्ड जो इंटरैक्शंस रही हैं वर्ल्ड के साथ, अब मैं समझती हूँ कि वो सबसे मुख्य हमारी पहचान और हमारी एक मजबूत स्थिति है। मैम, लास्ट में भारत के आम लोगों के लिए मैं फिर से थोड़ा और समझना चाहूँगा विस्तार से। जैसा आपने शुरुआत में कहा कि डील होने के अगले दिन ही फ़ायदा हमको नहीं मिलने वाला है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो अभी शुरुआती चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें लग्जरी कार्स हों उस पर भारत टैरिफ कम कर देगा तो वो सस्ती हो जाएंगी, चीज़ की बात हो वो सस्ता मिलेगा, पास्ता सस्ता होगा, तो या यूँ कहें कि जो विदेशी वाइन्स हैं उस पर टैरिफ ड्यूटी कम हो जाएगी तो वो सस्ती मिलेगी। तो लोगों में ये है कि भाई ये आम लोगों की कंजम्पशन वाली चीज़ें नहीं हैं, तो इससे ब्रॉड स्केल पर एक आम भारतीय को इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या आपको ऐसा लगता है या फिर इसमें ये कहें कि एक शुरुआत हो चुकी है भारत की यूरोप के साथ संबंधों में? क्योंकि मैम बजट भी जब आता है, किसी तरह की डील होती है, तो हम भारतीयों के यही माइंड सेट है कि भैया क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या चीज़ सस्ती हुई है और क्या चीज़ महंगी हुई है। अब उसे उस बजट की तरह नहीं देखा जा सकता जो 1 फरवरी को आएगा कि अब क्या फायदा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। बट हाँ, अगर आप जैसे लग्जरी कार सेगमेंट्स का ही देखिए तो लग्जरी कार सेगमेंट पे जहाँ पे 150 से 110% तक का टैरिफ था, वो कम किया जाएगा ग्रेडेड फेज में, पहले 50 फिर उसको 10% तक लाने की भी बात है। पर यदि आप उसको इतना नीचे लाते हैं तो फिर एक भय ये भी है कि भाई आपकी लोकल कार इंडस्ट्री को क्या होगा। उसमें जो क्लॉजेस हैं उसमें ये है कि कोई भी कार जो 15,000 यूरो से ऊपर की है और उसमें भी 2.5 लाख यूनिट्स तक की सेल का वो है, तो ये एक हाई एंड सेगमेंट कार्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और लो सेगमेंट कार की मार्केट को इतना इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। हाँ, जहां तक की बात है कि हाई एंड सेगमेंट लग्जरी कार्स के कस्टमर्स की बात है, उनके पास एक ऑप्शन होगा कुछ सस्ता कार को लेने का और साथ में ऑप्शंस का ज्यादा होने का। इसी तरह आप देख लीजिए वाइन और बेवरेजेस में जो है
मान लीजिए विदेश से वाइन आती है तो भारत की कंज्यूमर मार्केट तकरीबन 50 बिलियन यूएसडी की है, उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं। यहाँ पे कुछ हद तक भारत की जो जो हमारी अपनी कंपनीज हैं वाइन प्रोड्यूसिंग और अल्कोहल है, उनको थोड़ा कंपटीशन है, बट इस कंपटीशन के चलते जो है आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। आप अपने को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ compete करवाते हैं और आप अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते हैं। तो ये है, चीज में भी जो है वो हाई एंड चीज की बात है, बाकी जो इंडिया की मिड सेगमेंट या कंज्यूमर बेस मास बेस चीज है उसमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, तो दोनों तरफ से कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं जिनको लेके ईयू बहुत ही सख्त है, इस सेंस में कि भाई आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की भाई जो चीज कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस करती है उनका गोल है नेट जीरो की तरफ जाने का, कि भाई आप कार्बन एमिशंस को कम करना है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो उन चीजों को प्रोड्यूस करने में ज्यादा कार्बन एमिट करती है, तो उस चीज को आप कैसे रोका जाएगा? तो टैरिफ वॉल्स आप लगा दीजिए कि भाई आपकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करती है इसलिए हम इनको नहीं खरीदेंगे या इनको महंगा खरीदने वाले हैं, कार्बन टैरिफ जो है। तो इन चीजों को देखते हुए कुछ चीजों पे नेगोशिएशन है, कुछ चीजों को कुछ समय दिया गया है कि आपकी जब तक इंडस्ट्री जो है वो ग्रीन की तरफ ट्रांजिट नहीं होती है या लेसर कार्बन एमिशंस की तरफ ट्रांसफर नहीं होती है, जब तक कि आपको कुछ पीरियड दिया जाएगा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स के तौर पे। ये चीजें हैं, ये इसीलिए मैं कहूंगी कि ये धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं, कुछ समय लगता है, ओवरनाइट तो नहीं होता, बट हाँ कुछ चीजें जरूर है कि आपकी मार्केट में विदेशी गुड्स आएंगे जो इंडिया गुड्स के साथ बिकेंगे, तो आपके गुड्स compete करेंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या आपके बिजनेस ठप हो जाएंगे, या फिर आप ये देखिए कि वो हम पे ऐसा एक चुनौती देंगे कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को अप करें। तो ये एक वो बात हो जाती है कि आप ग्लास आधा फुल देख रहे हैं या भरा हुआ देख रहे हैं। तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ये अच्छा भी रहेगा, और सभी के लिए तो नहीं, पर जो सेगमेंट उन चीजों को कंज्यूम करता है के लिए जरूर है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है मैम कि इस पूरी डील से, भारत और यूरोपियन यूनियन के नज़दीक आने से, भारत ने ये अपने कद को पूरी दुनिया के देशों में दिखाया है कि बड़े बड़े विकसित देश भारत के साथ आकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, भारत पर भरोसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने ये संदेश उन देशों को दे दिया है जो भारत को कमतर आंक रहे थे या फिर भारत को धमकी दे रहे थे, ये समझ रहे थे कि भारत उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और तीसरी तरफ भारत ने ये भी संदेश दे दिया है और ये भी एक तरह से साफ कर दिया है अपने उन दोस्तों को भी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ थे, आपके साथ रहेंगे। ये हमारा नए दोस्त के साथ और भी ज़्यादा गहराई से हमारी दोस्ती बनी है। आप हमारे साथ जुड़ी मैम, नवभारत टाइम्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, और हमारे व्यूअर्स को आपने बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में इंडिया और ईयू की ट्रेड डील के बारे में समझाया। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू वेरी मच।